हेलो फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में दोस्तों मैं विजय आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं और आज हम अकबर वर्सेस हेमू यानी कि पानीपत के दूसरे युद्ध को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत डिटेल में पानीपत के दूसरे युद्ध की हिस्ट्री कहानी की तरह समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी स्टोरी की तरह मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और पसंद आए तो फिर शेयर भी कर देना। देखो, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, तीनों युद्ध निर्णायक और भारत के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं भारतीय दृष्टिकोण से। इतिहासकारों के हिसाब से बात करें तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। मुगलों को सबसे ज़्यादा डिटेल में सबसे पहले पढ़ने का काम किया था आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी या आर के त्रिपाठी, ये एकमात्र और सबसे पहले इतिहासकार है जिन्होंने मुगल साम्राज्य को सबसे डिटेल में पढ़ा। और उनके हिसाब से आज हम पानीपत का दूसरा युद्ध पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बस आप थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध निर्णायक युद्ध रहा, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डली। पानीपत का दूसरा युद्ध आज हम डिस्कस करेंगे और परिणाम देखेंगे, रिजल्ट क्या रहे। और फिर पानीपत के तीसरे युद्ध को जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो देखो, बोलने में कितना सरल लगता है कि यार पानीपत का युद्ध ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इन घटनाओं ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, आर्थिक सारी की सारी जितनी भी गतिविधियां हैं, स्थितियां हैं, सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भारत की राजनीति मुगलों, हिंदू, मुसलमान और जात पात इन पे आकर अटक जाती है। तो हमारा आधार ठोस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ताकि कोई हमें बेवकूफ़ ना बना सके कि हाँ इतिहास में ऐसा हुआ था। कोई हमसे ये आकर कह दे कि नहीं अकबर ऐसा था, हम क्यों मान लें। पहले हम समझेंगे, हम इतिहास को सर्च करेंगे किताबों में, गूगल पर नहीं, तब हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध आज हम डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा, कहानी समझना है। दिल्ली, आगरा ये अभी केंद्र में है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं से चलती है मुगलों की। देखो, 1539 चौसा के युद्ध में और 1540 कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं आगरा आता है, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से आता है अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ, जो एक राजपूत राजा थे। अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को भारत के सबसे महान मुगल बादशाह, देखो कंफ्यूजन यहाँ भी है, भारत के सबसे महान बादशाह नहीं, भारत के सबसे महान मुगल बादशाह। भारत के सबसे महान बादशाहों में दो व्यक्तियों को गिना जाता है, एक अशोक और दूसरा अकबर। इतिहास मात्र दो व्यक्तियों को महान बादशाह की उपाधि देता है। अगर हम धार्मिक और भारतीय दृष्टि से बात करें तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतिहास के हिसाब से बात करें जाए, सेकुलरिज्म के हिसाब से बात की जाए तो अकबर और अशोक ये दो सबसे महत्वपूर्ण और महान राजाओं में गिने जाते हैं भारत में, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरा साल के यहाँ भारत के सबसे महान मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ। और अकबर को जब हुमायूं की मौत हुई, अकबर को कांटों का ताज मिलता है विरासत में। पहले तो हुमायूं की स्थिति ये थी कि हुमायूं राजपूतों के पास आया, राजपूतों ने शेरशाह सूरी के डर से उसको शरण नहीं दी, वो भागकर अपने भाई कामरान के पास गया। कामरान के पास गया तो कामरान ने भी धोखा दे दिया। कामरान ने कहा कि बच्चे को मरवा दिया जाए
और हुमायूं की दोनों आंखें फोड़ दी जाए, और जो उसकी बीवी थी हमीदा बानो बेगम, लास्ट में थोड़े से फैक्ट भी समझेंगे शेरशाह सूरी हुमायूं के, तब और मजा आएगा। ठीक है, तो जैसे ये बात हुमायूं को पता चली, हुमायूं यहाँ से घोड़ा पलटा के भागा और बच्चा वहीं गिर गया। हुमायूं और उसकी बीवी ईरान आ गए। ईरान के शाह ने पहचान लिया कि एक समय बाबर भी हमारे पास आया था, ये उसी का लड़का है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गया। अब कामरान ने अकबर का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। मैं अकबर को नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं पानीपत का युद्ध पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1552 को हुमायूं ने फिर से काबुल कांधार पर आक्रमण किया और यहीं पर अकबर से उसकी मुलाकात हुई। यहाँ पर इस्लाम शाह का साम्राज्य चल रहा था, जो शेरशाह सूरी का लड़का था और शेरशाह सूरी से 3 गुना ज़्यादा योग्य था और क्रूर भी था, खतरनाक था। तो हुमायूं की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस समय भारत आ जाऊं। अब हुमायूं ने वेट किया, 1555 में मिल गया माहौल। 1555 में हुमायूं ने आक्रमण किया और सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में 1555 में सिकंदर शाह सूर को परास्त कर दिया, जो पंजाब में था, लेकिन अभी भी पंजाब में ही है। भले वो 1555 में सरहिंद के युद्ध में हारा है, लेकिन वो पंजाब से पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ। उसके बाद आगे बढ़ा 1555 में ही मच्छीवाड़ा के युद्ध में, 1555 में ही मच्छीवाड़ा के युद्ध में दिल्ली में किसको हराया उसने? इस्लाम शाह सूर को। और इस्लाम शाह सूर को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई हुमायूं को। दीन पनाह जो एक शहर बसाया था हुमायूं ने, 1.5 साल इंतजार करके जो मौत का सामान तैयार किया था, उसी की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक पुस्तकालय बनवाया था, उसी की सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां से गिर गया और मर गया। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मौत हो गई, गिर गया, मर गया। इस समय अकबर पंजाब के कालानूर में है और उधर से खबर आई है, 1556 के आसपास की बात है, कि पिता तो चल बसे सीढ़ी से गिर के। अकबर को विश्वास नहीं हो पाया पहले, क्या यार हमारा बाप सीढ़ी से गिर कैसे मर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब देखो, वो तो चल बसा है, उसके बाद की कहानी क्या है। अब अकबर के पास एक रास्ता ये है कि वो दिल्ली जाए, क्योंकि भाई साम्राज्य तो उसका है, लेकिन कैसे जाए? एक रास्ता ये है कि अपने चाचाओं के पास जाए। तीनों चाचाओं ने काबुल कांधार पर फिर से कब्जा कर लिया। कामरान, अस्करी, हिंदाल, इस बार तीनों ने मिलकर धोखा दिया, इधर भी नहीं जा सकता, जाए तो जाए कहाँ। और अकबर की उम्र इस समय 13 साल 3 महीने है। यहीं पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानूर में 14 फरवरी 1556, जिस समय बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी को, उसी दिन 14 फरवरी 1556 को अकबर ने राज्याभिषेक करवाया, बादशाह बन गया। हुमायूं का बहुत निष्ठावान व्यक्ति था बैरम खां। बैरम खां को अकबर का शिक्षक यानी कि उस्ताद और अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया, और बहुत ही ज़्यादा वफादार व्यक्ति था। जबकि बैरम खां एक शिया मुसलमान था और हुमायूं कट्टर सुन्नी। शिया सुन्नी की लड़ाई मैंने इस्लाम धर्म को पढ़ाते हुए पढ़ाई है, लेकिन मित्रता देखो आप। ठीक है, दिल मिलना चाहिए, भले धर्म जात ना मिले, तो दिल मिल गए थे। अब 13 साल की छोटी सी उम्र में अकबर बादशाह, जो बैरम खां है वो संरक्षक है।
अब मुसीबत ये है कि इधर जा नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं जा सकते कि चुनारगढ़, यहां पर आदिल शाह, ये भतीजा है किसका? शेरशाह सूरी का। आदिल शाह एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। अगर भारत में कब्जा करना चाहते हैं अकबर, तो पहले आदिल शाह से लड़ाई करो। आदिल शाह बहुत बड़ी चुनौती बन के अकबर के सामने खड़ा हुआ है। तो अकबर अगर भारत, खासकर दिल्ली पर आक्रमण करके कब्जा करना चाहता है, तो अकबर को हराना पड़ेगा आदिल शाह को। और इस समय आदिल शाह का बहुत खतरनाक सेनापति जो एक हिंदू है, वो है हेमू। इसने 22 लड़ाइयाँ लड़ी, पंजाब से लेके बंगाल तक बड़े बड़े सूरवीरों को हराया है हेमू ने। इसे भारत के सबसे खतरनाक सेनापतियों में गिना जाता है हेमू को। अब हेमू को आदिल शाह ने कहा कि जाओ आगरा पर कब्जा करो। इसने आगरा पर कब्जा कर लिया। यहां पर आने के बाद इसको विक्रमाजीत की उपाधि दी है आदिल शाह ने। विक्रमाजीत, विक्रमादित्य नहीं, विक्रमाजीत की उपाधि दी। ठीक है। और कहा कि अब यहां से आगरा से दिल्ली की ओर कूच करो। यहां पर तो अभी मुगल सेना है और पंजाब में बैरम खां है, अकबर है। तो दिल्ली पर आक्रमण करके हेमू ने मुगल सेना को हरा दिया। लगभग 3000 मुगल सेना मारी गई। इन मुगल सेना को मारा और भगा दिया। इससे अकबर का मनोबल और गिर गया। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई हेमू से जीतना तो मुश्किल है, अच्छा ये होगा कि अपन यहाँ से बाहर चलें। किसी ने कहा कि काबुल कांधार चलें, किसी ने कहा कि ईरान चलें। लेकिन बैरम खां कहता कि आज से हम खाने खाना, जो हम कहेंगे वही मानोगे। खाने खाना एक पदवी है, एक पोस्ट है, जिसका मतलब होता है मुख्य प्रभारी, यानी अध्यक्ष एक तरह से। जो अब बैरम खां बोलेगा वही पूरी सेना करेगी। और जानकीन के हिसाब से, इतिहास का जानकीन के हिसाब से, बैरम खां ने युद्ध नहीं लड़ा और ना अकबर ने युद्ध लड़ा। वो दोनों कम से कम 20 किलोमीटर दूर खड़े थे और युद्ध उनके सैनिकों ने लड़ा। ठीक है। ये बताते हैं कीन, बताते हैं जी कीन उनका नाम है। तो अब बैरम खां ने कहा कि युद्ध करेंगे। तो अकबर तो 13 साल का, कहते जो तुम कहो चाचा। मान लिया इसने। अब बैरम खां युद्ध करने के लिए सेना को मना रहा है। उस सेना को इसने मना लिया और कहा कि बढ़ो आगे। तो पूछा गया कि मैदान, कहते भाई जहां पर एक समय हमारे दादा बाबर लड़ा करते थे, पानीपत। यही है कहानी पानीपत के दूसरे युद्ध की। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये बैरम खां, कभी कभी आपको बैरम खां मिल सकता है, कभी कभी अकबर मिल सकता है। ठीक है। वर्सेस आदिल शाह, ब्रैकेट में हेमू, ये मिल सकता है। हेमू भी चाहता है कि मुगलों को यहाँ से खदेड़ दूं, लेकिन हेमू कभी ये नहीं चाहता था कि यार मैं एक स्वतंत्र हिंदू शासक बन जाऊं। इतिहासकार बताते हैं कि भाई हेमू ने कभी भी स्वतंत्र हिंदू शासक बनने की कोशिश नहीं की। कहते गुलामी करना ही अच्छा है, गुलामी करते हैं। ठीक है। इसको आपको कभी कभी अफगान देखने को भी मिल सकता है। असल में लड़ाई ये अफगानों की है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा सेना थी वो अफगानों की थी। ठीक है। और कुछ इसमें राजपूत भी थे, कुछ इसमें हिंदू भी थे। और इधर से अकबर और बैरम खां। ठीक है। एक सेनापति और था, नाम याद नहीं आ पा रहा है, अभी देख के बताऊंगा। तो युद्ध हो पानीपत में, हरियाणा मैदान का नाम है। अब इधर 10,000 सैनिक हैं और इधर है कम से कम 50,000 सैनिक तो हैं, 1,000 समथिंग हाथी हैं और
हेमू है ही बहुत खतरनाक सिपाही सलार। अब युद्धों दो, पहली सेना को हरा दिया, हेमू जीत गया। पानीपत के युद्ध में पहली सेना को हेमू ने हरा दिया और हेमू युद्ध जीत गया। ये सेना जब हारी तो बैरम खान ने नई सेना बनाई और इसकी संख्या भी लगभग 10,000 थी। इधर तो घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि हम तो हारते ही नहीं हैं। हेमू की हार का एक कारण उसका अहंकार भी बताया जाता है, अहंकार में वृद्धि हो गई थी। तो कहते कि अपन तो जीतेंगे, चलो सबसे आगे युद्ध लड़ने चले गया हेमू। युद्ध हुआ, एक नंबर का निशानची तो था। और इसमें एक कहानी भी है कि इस बार अकबर ने जितने मंदिर मस्जिद मिले सबके आगे माथा टेका कि हो सकता है भाई किसी भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। इसमें बहुत सारे हिंदू और जितने भी मुसलमान देवी देवता सब शामिल थे। इस युद्ध में हेमू ने पूरी तरह से अकबर की सेना को हरा ही दिया था, लेकिन किस्मत ने खेल दिखाया, आंख में तीर लग गया हेमू के। हेमू घोड़े से नीचे गिरा, पकड़ा गया। अफगान सेना, ये अफगानों की सबसे बड़ी दिक्कत थी, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलता था तो भागो। पूरी अफगान सेना में अफरा तफरी मच गई, अफगान सेना भागने पर उतारू हो गई और हेमू को पकड़ लिया गया। उसके गर्दन पे तलवार रखी अकबर ने, इतने में बैरम खान ने काट डाली गर्दन को। गर्दन को दिल्ली भेजा गया, गर्दन को दिल्ली भेजा गया और उसके धड़ को दिल्ली के फाटक पर फांसी की तरह लटका दिया गया। जितने भी राजपूत सेना थी काट के उनकी गर्दनों की मीनार खड़ी करवा दी गई। अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था इंटरव्यू में कि क्या आप ये जानते हैं कि अकबर ने राजपूतों के सरों की मीनार बनवाई थी, ऐसा पूछा भी गया है। तो बनवाई थी, ये फैक्ट है। तो पानीपत के इस युद्ध में 13 साल का ये अकबर जीत गया और दिल्ली पर एक बार फिर मुगलों का कब्जा। शायद ये भगवान की मर्जी थी। उस समय 3 से 4 हजार की सेना के साथ बाबर आया था, वो भी जीत गया। इस बार अकबर जीत गया। तो हो सकता है ये भगवान की मर्जी हो कि भाई दिल्ली पर और पूरे भारत पर मुगलों का कब्जा हो। ठीक है, तो देख लो अब एक बार फिर मुगल साम्राज्य इस बोर्ड पर हमें लिखना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो परिणाम क्या हुए? दिल्ली आगरा पर कब्जा किसका हो गया? मुगलों का। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और दिल्ली आगरा पर एक बार फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, कुछ फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, पानीपत के युद्ध को लेकर ये मैंने बड़ी मुश्किल से बुक्स में से निकाले हैं, मज़ा आएगा आपको। देखो, हेमू की सेना की बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई थी। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजा पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया था। दिल्ली नहीं, काबुल के दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया। उसके धड़ को दिल्ली के पुराने किले, ये पुराना किला किसने बनवाया था? दीन पनाह पुस्तकालय को तोड़कर वहाँ पर दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली के पुराने किले के बाहर फांसी पर लटका दिया गया था ताकि लोगों के दिलों में ये डर पैदा हो। और हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और उसका इतिहास में कभी पता नहीं चला। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया जो कई वर्षों तक जारी रहा। हेमू के रिश्तेदारों, करीबी अफगानों समर्थकों को पकड़ लिया गया और उनमें से कईयों की मौत कर दी गई, मतलब मौत की सजा दे दी गई। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया, कई वर्षों तक जारी रहा। ठीक है, कई स्थानों पर
उन कटे हुए सिरों से मीनार भी बनाई गई। हेमू का 82 वर्षीय पिता जो अलवर भाग के गया था, 6 महीने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा दी गई। अकबर ने ज्यादा प्रतिरोध के बिना आगरा और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे सिकंदर शाह सूरी ने आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उतारू कर दिया और उसे पंजाब जाकर लड़ने पड़ा, और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव डल पाई। ठीक है। 5 नवंबर को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। ठीक, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। H.G. कीन के अनुसार अकबर और उसके अभिभावक बैरम खां ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, वे युद्ध से दूर थे, कम से कम 8 मील दूर। बैरम खां 13 साल के राजा के युद्ध के मैदान में उपस्थित होने के पक्ष में नहीं था, इसके बजाय उसे 5000 सुप्रशिक्षित वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ युद्ध से अलग रखा गया। ये H.G. कीन ने बताया है। ठीक है, तो परिणाम क्या है, हार के कारण क्या है? हार के कारण तो कुछ भी नहीं है, इस बार तो किस्मत ने साथ दिया है अकबर का, और शायद ही भगवान की मर्जी थी कि मुगलों का भारत में वर्चस्व हो जाए, इसलिए वो जीत गए। ठीक है, अब कुछ फैक्ट हैं आज की क्लास में। हुमायूं, शेरशाह सूरी, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको हमने जब पढ़ा है तो इनके जो फैक्ट हैं उनको डिस्कस नहीं किया था, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हम पढ़ते पढ़ते समझ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो फैक्ट की तरह बच जाती हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देखो, अभी एक नाम आया था दिल्ली का पुराना किला, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था, ब्रैकेट में दीन पनाह पुस्तकालय को तोड़ के। ठीक, ये एक फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सासाराम बिहार में शेरशाह की कब्र है, यानी कि उसका मकबरा है, शेरशाह का मकबरा। ठीक है, जो अपना हुमायूं था, हुमायूं की बेगम का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं के गुरु की बेटी थी। ठीक, हुमायूं ने गुरु अंगद से मुलाकात की थी, और कभी कभी कहानियों में ये बताया जाता है कि बाबर ने गुरु नानक से आशीर्वाद लिया था। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट ये है कि गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन और कभी कभी बेटी भी बताई जाती है, इसने हुमायूं नामा किताब लिखी थी। ठीक, इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, वो और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, फिर आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी, देखो मुझे ये चीज़ याद रहती लेकिन मैं बताना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ बुक में से। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर से संबंधित थे, और ये शेर शाह के दरबार में रहा करते थे। इन्हीं ने पद्मावत लिखी थी। सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिस पर बहुत विवाद है, वो इन्हीं ने लिखा था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के रहने वाले थे और शेरशाह सूरी के दरबार में इन्होंने शरण ली थी। इसके अलावा फैक्ट ये है, देखो अब्बास सरवानी ने लिखा है बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह सूरी दूसरा हैदर था। हैदर कौन है? आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। किसी सरकार यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने दिया। ये बात H.G. कीन ने कही है, ये आप लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है। शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक बताया जाता है और उसकी मुद्रा प्रणाली अंग्रेजों तक के लिए आधार बनी। इतनी बेस्ट मुद्रा चलाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के साम्राज्य के प्रशासन के बारे में यह कहा जाता है कि एक बूढ़ी अम्मा अपने सर पर सोने से भरे आभूषण की डलिया लेकर रोड पर चल सकती है। किसी डाकू और चोर की हिम्मत नहीं है कि उसको लूट ले या उस पर हमला कर दे। शेरशाह सूरी का डर, शेरशाह सूरी का साम्राज्य का प्रशासन इतना मजबूत था कि किसी भी चोर या डकैत की हिम्मत नहीं थी कि चोरी को अंजाम दे दे। ऐसा होना चाहिए अभी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और जीटी रोड ये सब शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। उसने बहुत सारी सड़कें बनवाई थी। शेरशाह सूरी अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है, उसे एक महान सुल्तान उसके प्रशासन के लिए जाना जाता है। सैनिक कार्यों में तो उसने इतने बुरे बुरे काम किए कि उसके माथे पर कई कलंक हैं। जैसे रायसिंह के किले पर उसने पूरनमल पर जब हमला किया था तो कुरान की कसम ली थी कि हम तुम्हें जाने देंगे, आत्मसमर्पण कर दोगे तो, लेकिन उसने अटैक कर दिया। और इस अटैक से उसके बड़े लड़के कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी स्वयं को जलाकर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। आने वाली क्लास में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में अकबर का युग आएगा, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं, जय हिंद।